नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पीटी विजय खिची आपका शारीरिक शिक्षा की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है व्यक्तित्व के आयाम। दोस्तों, हमने पीछे व्यक्तित्व के आयाम में शारीरिक आयाम देखा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक विद्यालय में जाते हैं एक शिक्षक बनकर, तब दोस्तों जो हमारा शारीरिक आयाम है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक ट्रेनर के रूप में, एक शारीरिक शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय में जाते हैं, अगर हमारा शरीर है वह एक ट्रेनर की भांति नहीं है, यानी एक स्वस्थ शरीर और सुडौल शरीर नहीं है, तो हमारा जो सिखाने का जो तरीका है, हमारी जो सिखाने की जो विधि है, उसका बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है दोस्तों? अगर हम मान लीजिए क्या है, एक फुटबॉल के कोच है, खिलाड़ी है, तो जब आप एक फुटबॉल के ग्राउंड में जाते हो और आप फुटबॉल के खिलाड़ी हो और आप क्या हो, अनफिट होने के बावजूद आप जब ग्राउंड में प्रवेश करते हो, बच्चों को सिखाते हो, ठीक है, बच्चों को सिखाते हो, तो जब आप भी अच्छी तरीके से उस क्रिया को करने में सक्षम नहीं हैं, तो बच्चों के आप मात्र हंसी के पात्र बनकर रह जाते हो। इस दौरान बच्चे सीखने में रुचि नहीं दिखाते हैं और ग्राउंड से विमुख हो जाते हैं, यानी दोबारा ग्राउंड आने की रुचि नहीं दिखाते हैं। इसलिए आपको शारीरिक आयाम में चाहिए कि आपका शरीर है वह सुडौल हो, आप निरंतर शारीरिक व्यायाम करें। अगर आपके शरीर में अच्छी फुर्ती है, लचीलापन है, आप उन क्रियाओं को करने में सक्षम हैं, तभी आप वह क्रिया बच्चों के सामने दोहराएं, अन्यथा वो क्रियाएं आप बच्चों के सामने न दोहराएं जो आप क्रिया करने में सक्षम नहीं हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बच्चों में एक हंसी के पात्र बन जाओगे। तो इन 3 चीज़ों का आप जब ग्राउंड में जाते हो तो आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो आप एक प्रभावशाली शिक्षक नहीं बन पाओगे। दोस्तों, हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार शारीरिक आयाम पढ़े, जिसमें सबसे पहले थे नक्रेती महोदय। नक्रेती ने शारीरिक आयाम के आधार पर अपना सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया था वह 1921 में दिया था, और जिसे नक्रेती ने नाम दिया था मॉर्फोलॉजिकल। क्या नाम दिया था? मॉर्फोलॉजिकल। दोस्तों, आप इस नाम को ज़रूर याद रखिए। आजा। जिसमें मॉर्फोलॉजिकल में नक्रेती ने 3 वर्गीकरण अपने दिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था माइक्रोस्पेल्चिक्स, दूसरा पढ़ा था मैक्रोस्पेल्चिक्स और तीसरा पढ़ा था नॉर्मोस्पेल्चिक्स। दोस्तों, ये सारे लैटिन भाषा के शब्द हैं, हम इनको चाहकर भी याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए आप इनको इंग्लिश टर्म्स या शॉर्ट फॉर्म में याद रखें। इनको याद किस प्रकार रखा जाता है, मैं आपको थोड़ा संदर्भ दे देता हूँ। जैसे माइक्रोस्पेल्चिक्स है, इसको हम पढ़ सकते हैं मैक्रो, ये हो गया प्रथम, द्वितीय, और तृतीय में देखेंगे हमें नॉर्मो। ठीक है, अब आप इनकी जो परिभाषाएं हैं इनको याद रख सकते हैं कि माइक्रो टाइप का व्यक्ति नक्रेती के अनुसार
किस प्रकार का होता है मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो टाइप के व्यक्ति हैं, माइक्रो से आप दोस्तों क्या समझते हो? माइक्रो यानी बिल्कुल ही छोटा सा। ठीक है, सबसे पहले छोटे को लेते हैं हम, ये हो गया एक। दो में लेते हैं हम मैक्रो, मैक्रो का अर्थ हम ले सकते हैं दोस्तों मध्यम। और तीन में देखेंगे हमें नॉर्मो, और नॉर्मो का अर्थ होता है दोस्तों सामान्य। ठीक है, माइक्रो को नकृत्य ने छोटे उदर और लंबी टांग वाला बताया था। क्या बताया था? उदर क्या होगा उसका? छोटा, टांग क्या होगी? लंबी। आप खुद सोचिए ये किस प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी जिसका पेट अंदर धंसा हुआ हो, टांगें बिल्कुल पतली ही। इसका मतलब ये किस प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहा है? दुबला पतला चिड़चिड़ा सा व्यक्ति, जिसको हमें कुपोषण के शिकार के स्वभाव वाले व्यक्ति का नाम देते हैं। दूसरा है मैक्रो। मैक्रो में इन्होंने किसको रखा था? इसका अपोजिट कर लीजिए आप, उधर का। उधर छोटा यहाँ पे हो जाएगा, उधर है मोटा। क्या हो जाएगा? उधर है मोटा। दोस्तों उधर का अर्थ क्या होता है? मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि उधर का अर्थ होता है पेट, यानी हमारा वो भाग जहाँ पर थुलथुला होता है। अगर हम पूर्णतः पेट कहेंगे तो वह गलत होगा, क्योंकि पेट हमारा है जो आगे की तरफ होता है। ठीक है, और जो हमारी किडनी है, गुर्दा है, इस भाग को भी उदर में लिया जाता है, जबकि पेट शब्दावली के अंदर यह शामिल नहीं है, इसलिए इसको उदर कहते हैं। जैसे मैंने आपको हिंदू देवता के नाम पर बताया था कि जो शिव के पुत्र गणेश जी महाराज है, उनको एक नाम से भी पुकारा जाता है, वो है लंबोदर। उनको लंबोदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो पेट है वो आगे निकला हुआ है, वो पेट क्या है? लंबा है, इसलिए उनको कहा जाता है लंबोदर। उसी प्रकार आप इनको याद रख सकते हो। मैक्रो में आता है दोस्तों, उधर उसका क्या होगा? मोटा। ठीक है, और उसकी हाइट है वह क्या होगी? कम, यानी जो ऊंचाई है वह होगी कम। आप अब खुद सोचिए ये किस प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहा है। उसके बाद नॉर्मो नकृत्य ने कहा था। नॉर्मो में उन व्यक्तियों को रखा था जो हमने पीछे डायाप्लास्टी के अंदर पढ़ा था, यानी वे व्यक्ति जिनका विकास पूर्णतः नहीं हुआ है। जिनका विकास पूर्णतः नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? विकलांग या दिव्यांग, या फिर जो ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, जिनको हम क्रॉस बोलते हैं ना, आप इस प्रकार उनको कुछ बोलते होंगे, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर, जिनको इंग्लिश में कुप्पल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आरबीडी का जो मटेरियल है उसको पढ़ने का एक लाभ ये भी है कि अगर हम आरबीडी का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो भी जितने भी संबंधित चीज़ें हैं, जैसे शारीरिक आयाम से संबंधित जितने भी विद्वान हैं, ठीक है, उनकी जो संकल्पनाएं हैं, सिद्धांत हैं, वर्गीकरण है, वो हमें एक साथ देखने को मिल जाता है। जब हम एक विद्वान को जान लेते हैं अच्छे से, तो बाकी जो विद्वानों ने क्या कहा है उसको जानने में भी हमें आसानी हो जाती है। ये आरबीडी की दोस्तों सबसे अच्छी बात है। इसी कारण आरबीडी को पढ़ना आसान है और इसे याद रखवाना भी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है दोस्तों आरबीडी परीक्षा में सबसे अधिक आरबीडी के सबसे अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जो
हमने पीछे विद्वान पढ़ा था वह था क्रेस्मर। दोस्तों हमने क्रेस्मर को पिछली कक्षा में काफ़ी बारीकी से पढ़ा था। इस कक्षा में हम उतनी बारीकी से क्रेस्मर को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम क्रेस्मर को पढ़ चुके हैं। क्रेस्मर ने क्या क्या कहा था शरीर वर्गीकरण को लेकर। उसने कहा था, प्रथम में उसने रखा था पाइकनिक, दो में रखा था एथलेटिक्स, तीन में रखा था एस्थेनिक, और चौथा वर्गीकरण दिया था डायप्लास्टिक। तो ये चारों वर्गीकरण क्रेस्मर महोदय ने दिए थे। आप इनको याद रखिए। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनता है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्रेस्मर ने शरीर वर्गीकरण को किन किन वर्गों में विभाजित किया। ऑप्शन एक आता है, ऑप्शन ए में दे रखा होता है माइक्रो स्पेलिंग्स, ऑप्शन बी में आता है पाइकनिक, साथियों यह क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं कि क्रेस्मर ने शरीर वर्गीकरण को किन किन वर्गों में विभाजित नहीं किया है, हम सबसे पहले जो नकारात्मक रूप का जो क्वेश्चन है उसको ले रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं की जगह केवल रोंग का निशान लगाता हूँ। ठीक है, आप इस निशान को, संकेत को नहीं पढ़ें। ठीक है, नहीं, वैसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, इसको नहीं के रूप में देखना है। ठीक है, किया है। ऑप्शन सी एस्थेनिक, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। अब आप इस क्वेश्चन का सोचिए और उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार दोस्तों हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन को दो बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। क्या कहना चाहता है एग्जामिनर? क्रेस्मर महोदय ने शरीर वर्गीकरण को किन किन वर्गों में विभाजित नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें पाइकनिक में किया है, एस्थेनिक्स में किया है, एथलेटिक्स में किया है। किस में नहीं किया दोस्तों? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पेलिंग्स। दोस्तों यह वर्गीकरण किसका है? यह वर्गीकरण है नक्रेती महोदय का। किसका दोस्तों? नक्रेती का। ये कब दिया था? 1921 में। क्या नाम, किस में यह है, किस संदर्भ में दिया था और उस संदर्भ का क्या नाम था? मॉर्फोलॉजिकल। दोस्तों इस प्रकार भी आप इनको एक साथ याद रखें, तभी आप अच्छे से याद रख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन सेटअप, जो क्वेश्चन सेटअप तैयार होता है वह किस किस प्रकार से होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो नकारात्मक रूप में होंगे, और ज़्यादातर वही क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो अंतिम शब्द होता है नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और प्रश्न का जो उत्तर होता है उसको वैसे निकाल देते हैं जैसे सकारात्मक क्वेश्चन में निकालते हैं, और हमारा क्या है कि क्वेश्चन पूर्णतः गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों, कल हमने छोड़ा था वह था सामाजिक आयाम। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? शारीरिक आयाम पढ़ लिया। जो शारीरिक आयाम था वह पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा मानसिक और बौद्धिक आयाम। ये दो हमने देख लिए थे। इसके बाद हमें जो पढ़ना था वह था सामाजिक आयाम। ये रहा सामाजिक आयाम। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद आएगा अपना सामाजिक आयाम, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वैचारिक आयाम, ठीक है। वैचारिक आयाम को व्यवहारिक आयाम भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें अध्ययन करेंगे कि एक व्यवहार के आधार पर किन किन भागों में व्यक्ति को विभाजित किया जाता है, ठीक है। उसके जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्डिनल गुण हो गए, कार्डिनल गुण। इसके बाद हो गए केंद्रीय गुण। ये भी हम देखेंगे कि व्यक्तियों में केंद्रीय गुण कौन कौन से होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेकेंडरी गुण, सेकेंडरी गुण, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक आयाम जो बचा उसको पूरा करते हैं। सामाजिक होना मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों देखिए, अगर एक व्यक्ति सामाजिक नहीं होगा तो वह क्या होगा? अगर एक मनुष्य में सामाजिक प्रवृत्तियां नहीं दिखाती है तो वह एक विध्वंसकारी प्रवृत्ति का मनुष्य होगा, यानी राक्षस प्रकृति का या प्रवृत्ति का मनुष्य बनेगा। अगर हम समाज के साथ नहीं चलते हैं या समाज के विमुख, समाज के विपरीत चलते हैं तो हमें समाज कभी स्वीकारेगा नहीं। इसलिए एक व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह सामाजिक गुणों को धारण करेगा। इसी आधार पर हमारे समाज में बहुत सारी रीतियां हैं, ठीक है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक होता है। जैसे हमारे जो त्यौहार है, त्योहारों पर क्या होता है दोस्तों, जो हमारी संस्कृति का जो प्रदर्शन होता है, हमारी जो गौरवशाली इतिहास रहा है वह किस प्रकार का रहा है, उस इतिहास में क्या है कि किन बातों को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें हम देखते हैं साहस है, बलिदान है, दान है, शौर्य है। ऐसे बहुत से जो गुण हैं जो हमारे इतिहास की संस्कृति से झलकते हैं। उन्हीं गुणों के आधार पर एक समाज बनता है, उसी समाज में एक संस्कृति फल फूलती है और यह सब मिलकर एक सभ्यता को जन्म देते हैं। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो कि बहुत सारे जो सामाजिक गुण हैं, ठीक है, ये सारे सामाजिक गुण मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। ये समाज, अनेक समाज मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं और ये संस्कृतियां हैं जो आपस में जब मिलती है, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, ईसाई संस्कृति, क्रिश्चियनिटी संस्कृति या क्रिश्चियनिटी कल्चर या यूरोपियन कल्चर, ये सारे मिलकर दोस्तों, ये सभी मिलकर एक क्या बनाते हैं, सभ्यता बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री या कल्चर में कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बणेश्वर सभ्यता, ताम्र सभ्यता, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हैं दोस्तों। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं दोस्तों इसी प्रकार विकसित हुई है। इन सभी सभ्यताओं के अपने
रीति रिवाज, गुण सभी अलग अलग होते हैं। इन्हीं अनुरूप इनमें जब बच्चा जन्म लेता है तो इन्हीं संस्कृतियों, रीति रिवाजों, त्योहारों आदि को देखता है, सीखता है, भाषा सीखता है और एक सामाजिक होने पर, एक सामाजिक व्यक्ति होने पर गर्व करता है। देखिए, वह समाज के अन्य तथा वह समाज के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार करता है। यानी जब वह व्यक्ति सामाजिक गुणों को धारण करता है तब वह उनको अप्लाई भी करता है। यानी सब लोगों के साथ बातचीत करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसी संदर्भ में यह बात कर रहा है। सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है तथा उनसे कितना प्रभावित होता है। यानी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें अपने व्यक्तित्व से या अपने सामाजिक गुणों से हमें प्रभावित करते हैं तथा उन्हें अपने काम और आदतों से प्रभावित करता है। ये वही लाइन आ गई, यह उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू है। आगे देखिए, व्यक्तित्व के अन्य व्यक्तियों के प्रति विशेष प्रतिक्रियाओं का कुल योग ही सामाजिक आयाम कहलाता है। दोस्तों, सामाजिक आयाम किसे कहते हैं? जब आप अन्य व्यक्तियों के प्रति आप जब विशेष प्रतिक्रिया देते हो, यानी जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हो या उनके सवालों के प्रति आप अपनी प्रतिक्रिया देते हो, तो उन सभी का कुल योग ही सामाजिक आयाम कहलाता है। आगे देखिए, एक विद्वान है थियोफ्रेटिस। इन्होंने सामाजिक आयाम पर अपने विचार दिए हैं और अपनी पुस्तक इथिकल कैरेक्टर, दोस्तों इथिकल को इथिक्स भी कहते हैं, इथिक्स, ठीक है। इथिक्स दोस्तों किसे कहते हैं? जो आपके जो वास्तविक सामाजिक वैचारिक आयामों का जो मिलाकर कुल योग है, जब आप उसको व्यवहार में लाते हो तो उसे ही एथिक्स कहते हैं। थियोफ्रेटिस ने अपनी पुस्तक इथिकल कैरेक्टर में कहा है, मनुष्य का समाज में पद और योगदान को आधार बनाकर 3 प्रकार बताए हैं। पहला है चापलूस। दोस्तों, थियोफ्रेटिस है, यह एक यूरोपियन विद्वान है और इनका जो वर्गीकरण है उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। जैसे नकृत्य का हमने पढ़ा माइक्रो, मैक्रो, नॉर्मो, उन्हीं आधार पर इनको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। देखिए, पहला है चापलूस। दोस्तों, यह मैक्रो प्रकार का व्यक्ति है, जैसे जो पतला, चिड़चिड़ा, एकांत प्रिय, अकेले रहने वाला वो व्यक्ति होता है, जिसे हमने पीछे देखा था। यह किस प्रकार का व्यक्ति होता है? यह एक दार्शनिक हो सकता है, विद्वान हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जो रो, आईबी, आईटी आदि क्षेत्रों में जो काम करते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। चापलूस का अर्थ दोस्तों हम आम भाषा में जैसे बोलते हैं ना, ये तो बहुत चापलूस है, उसके अनुरूप हमें नहीं लगाना है। हमें व्यापक रूप से व्यक्तियों के आधार, उनके मनोविज्ञान को समझना है। तो अगर हम एक छोटे से समाज की भांति अपने विचारों को अप्लाई करेंगे तो हमें वह वृद्ध यानी व्यापक रूप से नहीं सोच पाएंगे कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस आधार पर काम करना है। पहला बताया है चापलूस, दूसरा है गंवार। गंवार दोस्तों किसे कहते हो आप? यानी जो लिखने पढ़ने में, बोलचाल में, अच्छा व्यवहार करने में या जो टेक्नोलॉजी है उसको न जानने वाला व्यक्ति गंवार कहलाता है। हमारी सामाजिक परिभाषा गंवार के प्रति यही है। दूसरा है तीसरा है डरपोक। डरपोक एक भयभीत व्यक्ति, छोटी छोटी बातों से डरने वाला,
यानी वह व्यक्ति जो छोटे छोटे जो रिस्क होते हैं उनको भी नहीं लेता। इस प्रकार उसका विकास किस प्रकार का होता है, यानी यह एक डायाप्लास्टिक प्रकार का व्यक्ति होगा। आगे देखिए, आगे है विद्वान हैं थॉमस। थॉमस ने भी थियोफ्रेटिस के अनुरूप इन व्यक्तियों का विभाजन किया है सामाजिक आयाम के आधार पर। थॉमस के अनुसार प्रथम है फिलिस्तीन, जो सुरक्षा और बचाव की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी सुरक्षा और बचाव की इच्छा रखता है, जैसे एक बिजनेसमैन। दूसरा है बोहेमियन, जो नए अनुभवों की कामना करता है, जैसे एक दार्शनिक, एक विद्वान, एक साइंटिस्ट। तीसरा है सृजनशील, जो संयमशील होता है। इसको दोस्तों क्रिएटिविशनर भी कहा जाता है। ये दोस्तों इसमें आते हैं मुख्य रूप से इंजीनियर। वे लोग होते हैं दोस्तों जो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक बड़ा रूप देते हैं, जैसे एक आर्किटेक्चर भी इसमें आता है। इस प्रकार के लोग इसमें आते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ में थोड़ा क्या है कि धुंधला दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर नाम दे रखा है, ये है स्प्रेंगर। क्या हो गया इसको? स्प्रेंगर ने दोस्तों, स्प्रेंगर के अनुसार सामाजिक आयाम वाले व्यक्तियों को इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है सैद्धांतिक व्यक्ति। ये है सैद्धांतिक, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों विशुद्ध वैज्ञानिक। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो अपनी रिसर्च के आधार पर ही अपनी परिभाषा देते हैं, यानी इसमें कोई भी आस्था, धर्म का पहलू शामिल नहीं होता है। यानी सैद्धांतिक लोग ये मानते हैं कि अगर पृथ्वी पर ईश्वर है, यानी भगवान है, तो हमें इस बात का प्रमाण दो कि भगवान कहाँ है, वह कैसा है, वह क्या करता है, वह इस धरती पर ही क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है। इस प्रकार के जो विचारों वाले या तर्क देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सैद्धांतिक व्यक्ति कहा जाता है, जो पूर्णतः विशुद्ध रूप से विज्ञान को ही मानते हैं। यानी विज्ञान का अर्थ होता है विज्ञान, यानी वी का अर्थ यहाँ पर होता है शुद्ध ज्ञान। यानी वह ज्ञान जो तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों पर आधारित हो, जिसको जब तक नई कोई खोज नहीं हो जाती तब तक उसको खंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का जो शुद्ध ज्ञान होता है उसी को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे दोस्तों एक वैज्ञानिक होता है, जब वह अपनी खोज को क्या करता है, प्रकाशित करता है, ठीक है, अपनी खोज को क्या करता है, प्रकाशित करता है, तब वह क्या करता है, अंत में एक लाइन जरूर लिखता है। वह लाइन क्या होती है कि यह मेरी जो खोज है तब तक सत्य मानी जाएगी, उपयुक्त प्रमाणों के साथ
जब तक इसको खंडित नहीं किया जाता। जब भी इसको खंडित किया जाता है, यह मेरी खोज, मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। इसके विपरीत जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि जो ग्रंथों ने कह दिया, वेदों ने कह दिया, पुराणों ने सुना दिया, वही अंतिम सत्य है। दोस्तों इसी चीज़ को आप जब हम शारीरिक शिक्षा का दार्शनिक आधार पढ़ेंगे, तब उसमें एक महान वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम आपने सभी ने सुन रखा होगा, गैलीलियो। दोस्तों गैलीलियो यहाँ पर क्यों जोड़ना पड़ रहा है, इसकी भी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ती है। ये दोस्तों ईसाई धर्म है, ठीक है। ईसाई धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है बाइबिल। क्या नाम दोस्तों? बाइबिल, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म की जो पुस्तक है रामायण, गीता, महाभारत, और मुस्लिम धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है कुरान। दोस्तों यहाँ पर हम बाइबिल का उदाहरण क्यों ले रहे हैं, इसी को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्प्रेंगर ने 6 वर्गीकरण दिए हैं सामाजिक आयाम के आधार पर, जिन्होंने पहला दे रखा है सैद्धांतिक, और इसमें दे रखा है विशुद्ध विज्ञान। इसमें हमने क्या पढ़ा? विशुद्ध विज्ञान किसे कहते हैं? जो तर्कों, प्रमाणों, रिसर्च आदि पर खरा उतरता हो, यानी उसको कभी खंडित नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं विशुद्ध विज्ञान, ठीक है। इसके अनुरूप होता है धार्मिक विज्ञान। उसको पूर्णतः विज्ञान तो नहीं कह सकते, पर उसको धार्मिक साहित्य कह सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम एक उदाहरण लेते हैं ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वह है बाइबिल, और बाइबिल में एक हमें सर्वप्रथम अवधारणा मिलती है। क्या है? हीलियो सेंट्रिक अवधारणा। इसका दोस्तों हम सारांश क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हीलियोसेंट्रिक्स, दोस्तों बाइबिल में हम जिक्र करेंगे गैलीलियो का। हीलियोसेंट्रिक जो अवधारणा है ना, इसको हमें इसका सारांश क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोस्तों 1620 के आसपास की ये घटना है कि इसमें जो सर्वप्रथम अध्याय आता है वह हीलियोसेंट्रिक अवधारणा का है, जिसमें कहा गया है कि उसमें कहा गया है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप मुझे बताइए, क्या यह बात सत्य है? इसी बात को जब गैलीलियो महोदय ने अपने देसी टेलीस्कोप, ठीक है, जिसको हमें जैसे हम आजकल देखते हैं ना, चंद्रमा को देखते हैं, टेलीस्कोप जानते हो ना आप, दूर की चीज़ है वो पास दिखाता है। देसी टेलीस्कोप से जब इसका अध्ययन किया तो गैलीलियो ने कहा कि बाइबिल पुस्तक है वो गलत बताती है। तो इस बात का
पता पोप चर्च को चला। दोस्तों, जो पोप है किसे कहते हैं? पोप का जैसे हमारे हिंदू धर्म में पुजारी होता है, उसी के अनुरूप चर्च में जो पुजारी होता है उसको पोप कहते हैं। उस समय का दोस्तों मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो फेमस चर्च था और आज भी विख्यात है, अभी मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। उस चर्च ने गैलीलियो को बुलाया और गैलीलियो को कहा कि तुम यह झूठ फैला रहे हो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि हमारी धार्मिक पुस्तक यह कहती है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो ने दोस्तों वहाँ पर यह साबित भी किया और इस बात के प्रमाण भी दिए, किंतु अपनी बाइबल धार्मिक पुस्तक पर आघात खाते देखकर पोप ने इस बात को अपने गले से नहीं उतारा और गैलीलियो महोदय को फांसी की सज़ा सुना दी। क्या सुना दी? फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है, उस समय गैलीलियो महोदय था, उनको फांसी दे दी गई और उन्होंने फांसी लेते लेते यही कहा कि मैं इस बात को मानता हूँ कि जो धार्मिक पुस्तक है वह बहुत पहले लिखी गई थी, उनके पास इस बात के प्रमाण नहीं थे कि वह सूर्य को पृथ्वी का चक्कर लगाता साबित कर सके, और मैंने जो अपनी थ्योरी दी है, रिसर्च की है, मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर लगाती है। और इस प्रकार एक गैलीलियो जैसा विद्वान वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, अब यहाँ पर सैद्धांतिक बात की जाए तो गैलीलियो महोदय वहाँ पर बिल्कुल सत्य थे। इस प्रकार के विद्वानों की बात स्प्रेंगर महोदय है वो अपने सामाजिक आयाम में कह रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि जो विज्ञान का जो शुद्ध ज्ञान है वह क्या है और जो सामाजिक दार्शनिक आधार है वह क्या है। इसी अनुरूप हमारी जो पुस्तकें हैं दोस्तों वह भरी पड़ी है, जिनका कोई भी प्रमाण हमारे पास आज तक मौजूद नहीं है, ना ही हम आज भी उनको कोई भी साबित कर सकता है कि वह चीज़ें घटित हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अगला जो दे रखा है वह है अर्थशास्त्री। स्प्रेंगर के अनुसार सामाजिक आयाम के आधार पर 4 भागों में इसको विभाजित 6 भागों में विभाजित किया है। पहला है सैद्धांतिक वर्गीकरण, दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शुद्ध बिजनेसमैन आते हैं, जैसे व्यापारी में जो हम सबसे पहले लेते हैं वाणिया, या इसमें जो एक पूरा धर्म शामिल है वह है जैन धर्म। दोस्तों 90% जैन धार्मिक वाले व्यक्ति व्यापारी हैं। अगला है एस्थेटिक, तीसरा है एस्थेटिक। इसमें देखा है आमोद प्रमोद में रुचि रखने वाले, वे लोग कमाया 100 उड़ाया 200। अगले हैं सामाजिक, वे लोग होते हैं जो साथियों में रुचि रखते हैं, यानी समाज में जहाँ पर जंबा जागरण होता है उनमें अपनी सेवा देते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तीसरे हैं राजनीतिज्ञ, जो वो लोग आते हैं जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी होती है, वह अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और दूसरों को गुलाम बनाते हैं तथा अपना अधिकार है वो जगह जगह जताते रहते हैं। तीसरे हैं धार्मिक, आध्यात्मिकता व आस्था को रखने वाले लोग, जिनको विज्ञान से कोई मतलब नहीं है।
उनकी धार्मिक पुस्तकों ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तीसरा है वैचारिक आयाम। वैचारिक आयाम विचारों के आधार पर मॉर्गन गिलीलैंड ने व्यक्ति को 4 भागों में बांटा है। पहला है खुश और आशावादी, जो मधुमस्त रहते हैं और कल्पनाओं में खोए रहते हैं। दूसरा है निराशावादी व भावुक, जो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं और अपने जीवन से निराश रहते हैं। तीसरा है चिड़चिड़ा, जो कुछ भी उसको खिला दो, पिला दो, बोल दो, उसकी कितनी भी तारीफ कर लो, पर हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, लड़ाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उससे होता कुछ नहीं है। चौथा है अनियंत्रित व भावनात्मक। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते और भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो समाज के विरुद्ध हो या जिनको सामाजिक रीतियों आदि को ठेस पहुंचाने वाले लोग। जैसे कहीं पर अम्बेडकर की मूर्ति बनी है, ठीक है, कहीं पर परशुराम जी की मूर्ति है। अब ये अम्बेडकर वाले क्या करेंगे, इस मूर्ति को तोड़ देंगे, और ये क्या करेंगे, इस मूर्ति को तोड़ देंगे। जिनको मतलब अपनी बुद्धि का नियंत्रण अपने शरीर पर नहीं रहता है, इस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है। अगले दोस्तों विद्वान है, वो है ओलपोर्ट। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट विद्वान है यही है। व्यक्तित्व के आयामों में जब हम पढ़ते हैं वैचारिक आयाम में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है वो है ओलपोर्ट। ओलपोर्ट के ने जो अपनी थ्योरी दी है उसके क्वेश्चन पीटीआई में नहीं दोस्तों, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों इन्होंने एक बहुमुखी रूप से व्यवहारिक वाले व्यक्ति या वैचारिक वाले व्यक्ति को वर्गीकृत और उसकी एक सटीक परिभाषा, उसके गुणों को पहचानने में थ्योरी दी है। उसी थ्योरी को हम पढ़ेंगे और इन्होंने अलग अलग व्यक्तियों को विभाजित कर उनके गुणों का वर्णन बहुत अच्छी प्रकार से किया है। पहले है कार्डिनल गुण। दोस्तों कार्डिनल गुण कौन से होते हैं? ये गुण उन लोगों के अंदर होते हैं दोस्तों जिनकी भाषा शैली है वो बहुत अच्छी होती है, जो क्या करते हैं जब बोलते हैं तो लोग मजबूर हो जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए, चाहकर भी वो वहाँ से खड़े होकर नहीं जा सकते। ठीक है, उनके जो गुण होते हैं वो इतने उत्कृष्ट और इतने मुखर होते हैं कि उनका प्रभाव है वह दूसरे व्यक्ति पर आ ही जाता है। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, जब वो बोलते हैं कि भाई और बहनों, दोस्तों ये उनका संबोधन शब्द है। तो जब वो बोलते हैं तो दोस्तों लोगों को यह लगता है कि यह अपने परिवार का ही व्यक्ति है। दोस्तों यह शब्द सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में अपना प्रथम भाषण दिया था तब उन्होंने इस शब्द को पहली बार भाषा शैली में लाए थे। उन्होंने वहाँ पर कहा था सिस्टर एंड ब्रदरहुड। तो वहाँ पर क्या है कि जो लोग शिकागो में सुनने वाले थे वो उनकी इस शब्दावली को सुनकर दंग रह गए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उनकी भाषा शैली के अंदर ब्रदर एंड सिस्टरहुड का जो नेचर है वो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पिता सिंगल माता वाले ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं।
आपको इस बात का पता है दोस्तों, मुझे इस बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व के कुछ गुण इतने मुखर तथा उत्कृष्ट होते हैं कि उन्हें कार्डिनियल गुण कहा जाता है। सभी कार्यों पर उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि दोस्तों अपने प्रधानमंत्री है, उनको आता जाता कुछ है नहीं, और जब वो बोलते हैं तो वही ट्रेंड बन जाता है। आगे देखिए, सभी कार्यों पर उनका प्रभाव पड़ता है। ये इतने प्रभावपूर्ण होते हैं कि व्यक्ति के हर एक पहलू पर स्वामित्व जमा लेते हैं। यानी जब उनको वह पहली बार उन गुणों को देखता है, कोई व्यक्ति जब ऐसे गुणों वाले व्यक्ति से मिलता है तो मान लेता है कि यही मेरा भगवान है। जैसे कुछ अंधभक्त हैं, वो मानते हैं कि मोदी हमारा माता है या पिता है, जो भी है, इस प्रकार उनको मान लेते हैं। कुछ मान लेते हैं कि राहुल गांधी है, वही इस धरती का सबसे बड़ा श्री कृष्ण है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार वाले व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। व्यक्ति इन गुणों के कारण जाना जाता है तथा उन्हीं के कारण प्रसिद्धि पाता है। ये दोस्तों कार्डिनल गुणों में हमारे जो पीएम हैं मोदी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट उदाहरण है वर्तमान में। इससे पहले जाए तो इंदिरा गांधी है, और इससे पहले जाए तो नेहरू जी है। आगे देखिए, केंद्रीय गुण। केंद्रीय गुण दोस्तों किस व्यक्ति में सबसे अधिक होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं दोस्तों जैसे रो में काम करते हैं, आईबी, आईटी सेल, इनमें काम करते हैं। दोस्तों ये दिखाते कुछ और हैं और इनके अंदर आंतरिक केंद्र में कुछ और चल रहा होता है। यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति के केंद्रीय गुण हैं जिनकी पहचान की जा सकती है। ये कार्डिनल गुणों की तरह व्यक्ति में इतने मुखर व प्रमुख रूप से नहीं पाए जाते। उदाहरणार्थ व्यक्ति का आक्रामक होना या दयालु होना। दोस्तों हम पहली दृष्टया किसी व्यक्ति को जब देखते हैं तो हम नहीं बता पाते कि वह व्यक्ति एक क्रिमिनल है या एक दयालु है, और वो अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और चलते बनते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगले सेकेंडरी गुण, ये कम उपयोगिता वाले, कम मुखर तथा टिकाऊ होते हैं। ठीक है, ये गुण सबके ध्यान में नहीं आते हैं, बल्कि नज़दीकी लोगों ही उन गुणों को देख पाते हैं। जैसे आप हो, आपका जो दोस्त है उसको ही पता है कि आपके अंदर कौन से गुण हैं। आप कातिल हो, हत्यारे हो, दयालु हो, भगवान हो, क्या हो। ये इस प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहा है जिसमें हम कातिल, चोर, डकैत, लुटेरों को शामिल करते हैं। ये गुण खास मौके या व्यवहार पर ही बाहर आते हैं। जब आप कहीं घटना को कोई अंजाम देते हो तभी ये आपके व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम पुरानी फिल्में देखते हैं तो क्या होता है कि एक चोर होता है और कोई नेता क्या होता है, भाषण दे रहा होता है, मंच पर भाषण दे रहा होता है यहाँ पर, और इतनी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलता है, ठीक है, बिना किसी नज़रों के आए, बिना किसी नज़रों में आए, और वो क्या करता है, उसका मर्डर कर देता है। आप बताइए क्या उस व्यक्ति को इतनी भीड़ में पहचान पाना संभव होता है? ये वो व्यक्ति होते हैं जिनमें सेकेंडरी गुण प्रमुख होते हैं। आगे दोस्तों, व्यक्तित्व के अध्ययन की विधियाँ, यानी हम जितने भी हमने सामाजिक आयाम, शारीरिक आयाम, वैचारिक आयाम ये पढ़े हैं, उससे पहले हमने व्यक्तियों का या मनुष्य का वर्गीकरण पढ़ा है, और उनके अंदर जो उनका व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उनको आधार में रखकर हम उनके व्यक्तित्व को किस प्रकार पढ़ सकते हैं, या उनके पढ़ने के जो सिद्धांत हैं वो किस प्रकार है, ये हम अब पढ़ेंगे। और इसे कहते हैं दोस्तों मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। दोस्तों जो मनोविज्ञान टॉपिक है ये हमारा प्रथम
जो प्रथम पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उससे भी जुड़ता है, और जो हमारा सेकंड पेपर है उससे भी जुड़ता है। अगर हम सेकंड पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा जो 30% फर्स्ट पेपर है वह लगभग सोल्व हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण विधियाँ हैं वो भी हम पढ़ेंगे, व्यवहार विज्ञान भी पढ़ेंगे, शारीरिक शिक्षा का दार्शनिक आयाम भी पढ़ेंगे, और ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हम शिक्षा मनोविज्ञान में देखेंगे। चलिए, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक व्यक्तित्व के आयाम पर किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के आने की संभावना रहती है। व्यक्तित्व के आयाम में कौन कौन शामिल है, इसमें भी हम सर्वप्रथम एक सकारात्मक और एक नकारात्मक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला है शारीरिक आयाम, ऑप्शन 2 में है बौद्धिक आयाम, तीसरा है सामाजिक आयाम, चौथा है वैचारिक आयाम। और एक ऑप्शन और ले लेते हैं 5 नंबर में, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों इसे करने की कोशिश कीजिए। तो उसको इसका जो आंसर है वह क्या रहेगा, वह रहेगा उपरोक्त सभी। क्यों रहेगा दोस्तों, हमने व्यक्तित्व के आयाम में शारीरिक आयाम भी पढ़ा है, बौद्धिक एवं मानसिक आयाम भी पढ़ा है, उसके बाद सामाजिक आयाम और वैचारिक आयाम। वैचारिक आयाम की जगह अगर व्यवहारिक आयाम भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, इसका अर्थ भी वही है, सेम ही है। और बौद्धिक आयाम की जगह अगर मानसिक आयाम आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, इसका अर्थ भी सेम ही होता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी एग्जामिनर है वो आपके समक्ष रख सकता है। ऑप्शन डी में दे देगा आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम, और क्वेश्चन इस प्रकार से सेट करेगा, कौन कौन शामिल नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि दोस्तों आर्थिक आयाम है वह व्यक्तित्व पर इतना प्रभाव नहीं डालता है,
जितना शारीरिक आयाम, बौद्धिक आयाम और सामाजिक आयाम डालता है। दोस्तों, आर्थिक आयाम भी इसमें शामिल हो सकता था, क्यों नहीं हुआ दोस्तों? यह उपरोक्त की भांति, इन तीनों की भांति जितना प्रभाव डालता है उतना नहीं डालता। अगर आर्थिक आयाम को शामिल इस प्रकार किया भी जा सकता है कि जो आर्थिक आयाम है, जब व्यक्ति आर्थिक रूप से क्या होता है, सुदृढ़ होता है, सुदृढ़ होता है, तब व्यक्ति का जो शरीर है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य क्या रहता है? बेहतर रहता है। मानसिक तनाव नहीं आता है, मानसिक तनाव नहीं आता है, ठीक है। और वह अपने हेल्थ के प्रति एजुकेटेड होता है, वह हायर एजुकेशन प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह भी एक पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव डालता है। आप एक तुलना कीजिए कि यहाँ पर क्या है कि एक एजुकेटेड व्यक्ति है, यानी पढ़ा लिखा है, और यहाँ पर एक नॉन एजुकेटेड है, यानी पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि दोनों के जो व्यवहार है वह किस प्रकार होंगे। आप इस प्रकार तुलना कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो भाषा शैली है एजुकेटेड की कैसी होगी और इसकी कैसी होगी भाषा शैली। व्यवहार, व्यवहार तो हमने ले लिया। खान पान, आप और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टॉपिक ऐड कर सकते हैं, और आप खुद तुलना कर सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर होगा। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, किस प्रकार से, ऑप्शन डी आर्थिक आयाम आ गया इसमें, ठीक है। और ऑप्शन ई आ जाएगा उपरोक्त सभी, और शामिल नहीं है, इसकी जगह नहीं कट जाएगा, शामिल है। तो अब आपको ऑप्शन ई चुनना है, ठीक है। दोस्तों, जब आप टॉपिक को समग्र रूप में पढ़ते हो तब यह संभावना बिल्कुल कम हो जाती है कि आपसे कोई प्रश्न छूट जाए। आप इस प्रकार टॉपिक का समग्र अध्ययन करें कि जिसमें किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको अटेंड करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। आगे दोस्तों, व्यक्तित्व के अध्ययन की विधियाँ, जिससे हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं और वह किन सिद्धांतों की पालना करता है, हम उस चीज़ को समझते हैं और उस पर एक निर्णय देने के लिए या एक निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार रहते हैं या सक्षम होते हैं। दोस्तों, इसमें जो सिगमंड फ्राइड महोदय है, पूरी शिक्षण विधियों और मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों, क्या नाम है उनका? सिगमंड फ्राइड। दोस्तों, जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने दोस्तों अध्यात्म की दुनिया में बहुत रिसर्च और बहुत खोजें की है और अपने विचार दिए हैं। इन्होंने आत्मा, चेतना
मृत्यु आदि पर अपने विचार दिए हैं, जो आज भी तर्क संगत हैं, जिनको अभी तक कोई खंडित नहीं कर पाया है। चलिए दोस्तों, मनोविज्ञान को हम अगली कक्षा में लेंगे, नई कक्षा से शुरू करेंगे, और आप फ्रेश माइंड के साथ उस कक्षा को अटेंड करिएगा, तभी आपको अच्छे से मनोविज्ञान समझ में आएगा। अगर आप एक बार अच्छे से मनोविज्ञान को समझ लेते हैं तो दोस्तों आप अपने आप को भी पहचानने लग पाओगे कि मैं क्यों हूँ, मेरा वजूद क्या है, आत्मा क्या है, चेतना क्या है, मस्तिष्क किस प्रकार सोचता है, समाज में किस प्रकार अपना गुलाम बनाता है, आदि ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपको केवल मनोविज्ञान में ही मिलेंगे। चलिए हम विदा लेते हैं और मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।